नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा की कार्रवाई आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई, जिसे पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा की कार्रवाई आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई और 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हुए हंगामे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस तरीके से हंगामा करना और ऐसे आचरण का प्रदर्शन उचित नहीं है। ये लोग लोकतंत्र में गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि सदन ना चलने देना, हंगामा करना और बिल को फाड़कर फेंकना ये कांग्रेस की परंपरा रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन टीएमसी सांसदों ने बंगाली भाषा विवाद को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं असम कांग्रेस के सांसदों ने 6 स्वदेशी समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में आवारा कुत्तों को पकड़ने की एमसीडी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच द्वारा मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद स्ट्रीट डॉग्स की धरपकड़ जारी है। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए कई ऐलान किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। साथ ही 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की वापसी की यात्रा के लिए किराए में 20% की छूट देने का ऐलान भी किया गया है। वंदे भारत ट्रेन के साथ अमृत भारत ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। रेलवे ने पूरी तरह से कोशिश की है कि इससे छठ यात्रियों को राहत मिले और वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सकें। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे। साथ ही दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है। ये यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। उधर एनडीए की ओर से पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गगनयान मिशन के संबंध में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस दौरान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण भी मौजूद रहेंगे। इस प्रेस वार्ता में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ल और प्रशांत बी नायर पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इसरो आगामी समय में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन की तैयारी और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डाला जाएगा। भारत ने लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन व्यापार पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज किया है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने सीमा मुद्दे पर नेपाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कहा कि इस संबंध में भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। हाल के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख यह है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी राजेश खीमजी को कल 30,000 कोर्ट में पेश किया गया था। बुधवार को सीएम हाउस पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने हमला किया था। यह घटना उस समय हुई जब सीएम जनता की शिकायतें सुन रही थी। राजधानी दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में आज एक बार फिर 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीजेएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल समेत 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन इन सभी स्कूलों की बिल्डिंगों को खाली करा दिया गया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें जांच में जुटी हैं। एनआईए ने बुधवार को 2019 के तमिलनाडु रामलिंगम हत्या मामले में 9 स्थानों पर छापेमारी की और पीएफआई से जुड़े फरार आरोपियों को शरण देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य अभी भी फरार है। मामले में एनआईए ने 2019 में चार्जशीट दाखिल कर 18 आरोपियों को नामजद किया था, जिनमें 6 आरोपी फरार थे। आरोपी तंजावुर जिले के रहने वाले और पीएफआई के पूर्व पदाधिकारी बताए जाते हैं। दिल्ली एम्स का बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग अमेरिका के रोटाप्लास्ट इंटरनेशनल के साथ मिलकर बर्न के निशान और स्किन की सिकुड़न से परेशान मरीजों को मुफ्त में सर्जरी करेगा। इसके लिए एम्स के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों, नर्सों और ओटी टीम को अमेरिका और फिलीपींस से आए विशेषज्ञ 10 दिन तक प्रशिक्षण भी देंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की जलालाबाद नगर पालिका का नाम अब परशुरामपुरी होने जा रहा है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार ने जनता की आस्था का सम्मान किया है। मान्यता है कि यही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि केंद्र से अनुमति मिल चुकी है और अब प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कैबिनेट में जाएगा। लोग चाहते हैं कि इसे अयोध्या कॉरिडोर से जोड़ा जाए। रेल सफर के दौरान अगर अब आपकी तबीयत बिगड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे खुला दवा दोस्त मेडिकल स्टोर शुरू किया गया है। ये स्टोर 7 दिन खुला रहेगा और यहां आवश्यक और जीवन रक्षक दवाएं हर समय उपलब्ध होंगी। अब ट्रेन में सफर के दौरान बीमार पड़ने पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों में जारी भारी बारिश से कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। वहीं कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की द्रोणिका सक्रिय है और आज इसके उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। आज दिल्ली में बादल छाए रहने के आसार है। कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती है। वहीं 23 अगस्त तक हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। उत्तर प्रदेश में आज उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल से 26 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश के आसार होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड में भी 22 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 23 अगस्त को अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दादू दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 373.33 अंक चढ़कर 82,231.17 अंक पर और निफ्टी 94.3 अंक की बढ़त के साथ 25,144.85 अंक पर पहुंच गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में जुलाई 2024 के मुकाबले जुलाई 2025 में 2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 8 प्रमुख उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल है। सबसे अधिक इस्पात उत्पादन में 12.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके अलावा सीमेंट उत्पादन में 11.7% की वृद्धि हुई है। उर्वरक उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई है। वहीं बिजली उत्पादन में 0.5% की वृद्धि हुई है। एप्पल भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रयासों को तेज करते हुए अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल को भारत में तैयार कर रहा है। भारत ने 2024-25 के दौरान डेयरी उत्पादों के निर्यात में 80% की वृद्धि दर्ज की है और $492.9 मिलियन का भी हो गया है, जिससे भारत खाद्य क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों की दवा अब देश में ही बन रही है। ऐसे 13 दुर्लभ बीमारियों में से 7 बीमारियों की स्वदेशी दवा अब उपलब्ध है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने इस वर्ष जून में 21.89 लाख सदस्यों को जोड़ा है, जो अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब की सबसे अधिक वृद्धि है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय टेलीकॉम सेक्टर ने पहली तिमाही में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। वहीं 5G अपनाने वाले ग्राहकों की संख्या में तेज उछाल देखने को मिला। ICICI की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स उद्योग वित्त वर्ष 2030 में दोगुना होकर $18 अरब तक पहुंच जाएगा। आने वाले वर्षों में इस उद्योग से 65 से 67 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को सिस्टम्स और नोकिया जैसे 4 बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गजों के साथ BSNL की रणनीतिक साझेदारी एक परिवर्तनकारी पहल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 170 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इसके साथ DPR को भी तैयार कर लिया गया है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर इंडस्ट्री लीडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे देश में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ फ्रॉड में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिसमें 406 किलोमीटर में नींव का काम पूरा हो चुका है। सरकार के नेतृत्व में भारत से मोबाइल फोन के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में यह 127 गुना बढ़कर 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। भारत का रिन्यूएबल सेक्टर मजबूत बना हुआ है क्योंकि स्वस्थ पूंजी संरचना और पर्याप्त लिक्विडिटी बफर सेक्टर की क्रेडिट प्रोफाइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने 4,515 करोड़ रुपए के 18 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में 8,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। प्रमुख कपड़ा वस्तुओं का निर्यात जुलाई 2025 में 5.37% बढ़कर $3.10 अरब हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये $2.94 अरब रहा था। वाहनों में LPG और CNG किट इंस्टॉलेशन के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को आसान करने के लिए जारी किए गए नए सरकारी दिशा निर्देशों का इंडियन ऑटो LPG कोलिशन ने स्वागत किया। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में एक सड़क दुर्घटना में लगभग 79 लोगों की मृत्यु हो गई। हेरात शहर को ईरान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर यात्री बस एक मोटर बाइक और मिनी ट्रक से टकरा गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक से इस्तीफे देने की मांग की।
इससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर ट्रंप की ओर से प्रभाव बढ़ने के उनके प्रयास अब और तेज हो गए। अटलांटिक महासागर से उत्तर की ओर बढ़ रहा तूफान एरन से उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स और अमेरिका के पूर्वी तट के अन्य हिस्सों में खतरनाक तूफानी लहरें और उष्णकटिबंधीय तूफान की स्थिति पैदा होने की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने चेतावनी दी है कि निचले इलाकों में स्थित बैरियर द्वीपों की सड़कें दुर्गम हो सकती हैं और 20 फीट ऊंची लहरों तट से टकरा सकती हैं। दक्षिण जापान के ओकिनावा के तट पर अमेरिकी नौसेना के जहाज न्यू ऑरलाइंस में आग लग गई है। इस बात की जानकारी जापानी तटरक्षक बल ने दी। फ्रांसीसी अग्निशमकों ने स्पेनिश सैन्य आपातकालीन इकाई के अग्निशमकों के साथ मिलकर लियोन प्रांत के येरेस में लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए काम किया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सुमी पर हुए रूसी हमले में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। जापान के अकिता प्रांत के किताकिता में एनी नदी उफान पर आ गई है और भारी बारिश के कारण कीचड़ यहां भर गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को भारत में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा बांग्लादेश विरोधी किसी भी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। म्यांमार में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इजरायल की सेना ने गजा शहर पर कब्जा करने के लिए अभियान के पहले चरण की घोषणा कर दी है। इजरायली सेना ने लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया है। यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पुतिन और जेलेंस्की के बीच इस महीने के अंत तक बैठक हो सकती है। चीन अगले महीने बीजिंग के मध्य में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशाल सैन्य परेड का आयोजन करेगा और नई चीनी हथियारों का प्रदर्शन भी करेगा। हजारों शरणार्थियों को होटलों में ठहरने की ब्रिटिश सरकार की नीति के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी उन सभी को बेदखल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू हो गया है। श्रीनगर की डल झील में वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 800 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत के अनंतजीत सिंह नरूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नरूका ने फाइनल में पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर अल राशिदी को मात दी। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। आगामी हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी वाली टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। दक्षिण अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महाराज आईसीसी वनडे रैंकिंग दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। केशव महाराज ने श्रीलंका के महीश तीक्ष्णा को हराकर पहला स्थान हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे के दौरान अभद्र भाषा के प्रयोग में फटकार लगाई गई है। दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रेयन को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया है। प्रेनेलन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में डेब्यू करते हुए ट्रेविस हेड को आउट किया है। एमा राडुकानु और कार्लोस अल्कराज को यूएस ओपन के नए फॉर्मेट के मिक्स डबल इवेंट में हार का सामना करना पड़ा। राडुकानु और अल्कराज को ब्रिटेन के जैक ड्रेपर और जेसिका पेगुला की जोड़ी ने मात दी।
लगातार बारिश के कारण यूएस ओपन क्वालिफाइंग के लगभग सभी मुकाबले प्रभावित हुए हैं। क्वालिफाइंग के दूसरे दौर के 64 मुकाबलों में से 14 ही शुरू हो सके। यूट्यूबर से बॉक्सर बने जेक पॉल एक प्रदर्शनी फाइट में WBA लाइटवेट चैंपियन जरवोंता डेविस से भिड़ेंगे। ये फाइट 14 नवंबर को अटलांटा जॉर्जिया में होगी। लियोन बेली लोन पर एस्टन विला से इटालियन क्लब रोमा में आ गए हैं। बेली 2025-26 सीजन के लिए रोमा आए हैं और डील में खरीदने का विकल्प भी है। ब्रेंटफोर्ड ने स्ट्राइकर युआन विस्पा को खरीदने की न्यूकासल की बोली ठुकरा दी है। विस्पा के लिए न्यूकासल ने 40 मिलियन पाउंड की बोली लगाई थी। अल अहली क्लब ने सऊदी सुपर कप फाइनल में जगह बना ली है। अल अहली ने अल कदसिया को 5-1 से मात दी। चेल्सी क्लब डिफेंडर रेनाटो वीगा को विलारियाल को बेचने के लिए राजी हो गया है। ये डील 26 मिलियन पाउंड में तय हुई है। सेल्टिक की चैंपियंस लीग में खेलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। सेल्टिक को प्लेऑफ के पहले लेग में कजाक की टीम केरात के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा। और बायर्न म्यूनिख की टीम ने बुंदेसलीगा के नए सीजन की शुरुआत से पहले पारंपरिक परिधान पहनकर फोटोशूट करवाया। बायर्न को अपना मैच 22 अगस्त को आरबी लाइप्जिग से खेलना है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।